Hello everyone, welcome back to my channel Rosra ITI class. Today we will discuss about some question of first chapter occupational safety and health. तो आज देखते हैं पहला चैप्टर का कुछ डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज शीट। तो पहला क्वेश्चन है, चेहरे की सुरक्षा के लिए किस पीपीई का उपयोग करते हैं? पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। क्या होता है इक्विपमेंट? कारीगर की सुरक्षा के लिए उपकरण होता है ना। तो उसके अंतर्गत कई उपकरण आते हैं, जैसे हेलमेट हो गया, हेलमेट सिर की सुरक्षा के लिए, ईयरबल्ब कान की सुरक्षा के लिए, चश्मे आँख की सुरक्षा के लिए, बॉडी सुरक्षा के लिए बैरियर क्रीम, इस तरह के कई उपकरण आते हैं। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन में क्या है। ईयरबल्ब है, ईयरबल्ब कान की सुरक्षा के लिए है, हेलमेट सिर की सुरक्षा के लिए है, बैरियर क्रीम शरीर की सुरक्षा के लिए, और क्वेश्चन क्या है? फेस की सुरक्षा के लिए। फेस की सुरक्षा के लिए फेस शील्ड होता है, जो कि हेलमेट में ऑलरेडी लगा हुआ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फेस शील्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, भींगे हुए शरीर का प्रतिरोध क्या होता है? भींगे हुए शरीर का प्रतिरोध पूछ रहा है। प्रतिरोध, जब सूखा हुआ शरीर रहता है तो उससे धारा का प्रवाह होता है, लेकिन कम होता है। और जब ये भींगा हुआ शरीर रहेगा तो और तेजी से धारा का प्रवाह होगा। ठीक है ना, तेजी से प्रवाह होगा यानी चालकता बढ़ रहा है, चालकता बढ़ रहा है यानी प्रतिरोध घट रहा है, यानी कम होगा। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कम। ठीक है ना, ज़्यादा नहीं होगा, एक बिल्कुल गलत है, और शून्य भी नहीं होगा। शून्य होने का मतलब क्या है? अगर प्रतिरोध शून्य होगा तो यानी करेंट प्रवाह में कोई बाधा नहीं उत्पन्न हो रहा है, तो बहुत तेजी रफ्तार से धारा प्रवाह होगा, यानी बहुत तेजी से नहीं। प्रतिरोध तो है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्रतिरोध नहीं है हमारे शरीर से, है ना। तो एकदम शून्य भी नहीं होगा, अनंत ऐसा हो ही नहीं सकता है, अनंत हो ही नहीं सकता है। सूखा शरीर में तो अनंत हो ही नहीं सकता है, तो भींगा शरीर की तो बातें खत्म कीजिए। ठीक है ना। नेक्स्ट, निषेधात्मक चिन्ह किस आकार में बनाए जाते हैं? निषेधात्मक चिन्ह किस आकार में होते हैं? आयताकार, आयताकार सूचनात्मक चिन्ह में होता है। वृत्ताकार होगा, ये निषेधात्मक चिन्ह जो होता है सो वृत्ताकार में होता है। त्रिभुजाकार ये डेंजरस ये क्या होता है? वर्गाकार और आयताकार सूचनात्मक हो गया, ये डेंजरस जो आपको वार्निंग देने का काम करती है, ये त्रिभुजाकार में होती है, और ये जो निषेधात्मक है ये वृत्ताकार में होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, डी प्रकार के आग को किस अग्निशमन से बुझाया जाता है? डी प्रकार के आग में आती है बिजली उपकरण से लगने वाली आग। तो बिजली उपकरण से लगने वाली आग जो है सो जल से क्या बुझाया जाता है? बिल्कुल नहीं, जल से बुझाएंगे शॉर्ट सर्किट और लगने की संभावना है, तो ये तो गलत है। झाग में भी पानी रहती है, ठीक है ना, तो ये भी गलत है। और रही बात बी और सी, ठीक है ना, तो बी जो ऑप्शन है रेत, तो बिजली उपकरण से इसका भी इस्तेमाल किया जाता है और सीटीसी का भी इस्तेमाल किया जाता है। आप क्वेश्चन वगैरह देखे होंगे तो ज़्यादा ठीक लगा हुआ है डी ऑप्शन, ठीक है ना, सीटीसी कार्बन टेट्राक्लोराइड। लेकिन अगर बिजली उपकरण है तो रेत से भी बुझाया जा सकता है, इसको हम गलत नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, कहीं दे दिया है सी श्रेणी में भी बिजली वगैरह से, तो इसलिए डी में कुछ रासायनिक सामग्री से भी, तो सीटीसी से ऑप्शन राइट कहते हैं। ठीक है ना, लेकिन कुछ बुक में दिया गया है तो बिजली उपकरण डी श्रेणी में आते हैं, तो उस रेत भी ऑप्शन में आ सकता है। ठीक ना, तो मेरे हिसाब से ये भी होना चाहिए, लेकिन ये ज़्यादातर ऑप्शन में गलत कर देते हैं, इसको सही करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, डैश की स्थिति में विद्युत से संबंधित कार्य से बचना चाहिए। ठीक है ना, तो विद्युत से बचना चाहिए कि विद्युत से संबंधित कार्य से बचना चाहिए। ठंड, शुष्क, नमी, गर्मी, है ना। डैश की स्थिति में विद्युत से संबंधित कार्य से बचना चाहिए, नमी होगा इसका ऑप्शन, नमी। जैसा कि भींगे शरीर में क्या होता है? प्रतिरोध कम हो जाता है, ठीक उसी तरह ये भी बचना चाहिए, कम हो जाएगा नमी के मात्रा से। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दहन के लिए आवश्यक क्या है? दहन के लिए ईंधन भी होना जरूरी है, ऑक्सीजन भी होना जरूरी है, और उष्मा भी होना जरूरी है। तो ऑप्शन में क्या क्या है? ईंधन, ऑक्सीजन और उष्मा, तो यानी सभी हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी, राइट, इसका ऑप्शन हो जाएगा सभी। ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी दस्ती औजारों को बचाना चाहिए, किस चीज़ से बचाना चाहिए? जो भी कॉम्बिनेशन प्लायर है या फिर हैमर है या जो भी मटेरियल है उसको किस चीज़ से बचाना चाहिए? टूल्स को जंग से, वायु से, धूल से, गर्म हवा मौसम से। जंग से, जंग ज़्यादा बर्बाद करता है, ठीक है ना, टूल्स को जंग से बचाना चाहिए। निम्न में से कौन भौतिक संकट है? क्षयकारी, धूम्रपान, रेडियोधर्मी, कंपन। रेडियोधर्मी तो ये तो केमिकल संकट हुआ, रासायनिक संकट हुआ। ये क्या है? ये भौतिकी संकट होता है, ठीक ना, क्षयकारी होता है इसका भौतिकी संकट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्यशाला में प्राथमिक उपचार के आवश्यक क्या है? कभी भी प्राथमिक उपचार क्या रखते हैं घर वगैरह में भी, या कार्यशाला ही छोड़िए, घर में क्या रखते हैं? रुई रखते हैं। कभी अचानक कट खुट गया तो रुई ज़रूरत होता है, ड्रॉपर ज़रूरत होता है, बर्नॉल भी ज़रूरत होता है, डिटॉल्स वगैरह भी ज़रूरत होता है, ये सब चीज़ है ना। तो इसमें ये तीन होते हैं, यानी क्या हो जाएगा इसमें? सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा चिन्ह 415 वोल्ट का खतरा प्रदर्शित करता है, यानी डेंजरस चीज, वार्निंग दे रहा है, चेतावनी दे रहा है ना। तो क्या हो जाएगा? निषेध चिन्ह, चेतावनी चिन्ह, सूचना अनिवार्य, चेतावनी चिन्ह, ठीक ना। चेतावनी दे रहा है कि उधर 415 का डेंजरस है, उधर ना जाए, चेतावनी दे रहा है, वार्निंग दे रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर। विद्युत कार के जूते किस चीज़ के बने होते हैं? रबर, प्लास्टिक, चमड़ा इत्यादि किस चीज़ का? तो रबर का, ये ऑप्शन हो जाएगा रबर। विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को दूर किस चीज़ से करते हैं? हाथ से, बिल्कुल नहीं, हाथ से नहीं, चिपक जाएंगे। रॉड से, रॉड से नहीं, रॉड विद्युत का सुचालक होता है। गीली लकड़ी से, बिल्कुल नहीं, गीला हुआ यानी विद्युत का सुचालकता उसमें है, ठीक है ना। तो इससे भी नहीं। सूखी लकड़ी से, बिल्कुल सही, सूखी लकड़ी विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। सेकंड 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 पिको फैराड बराबर क्या होता है? इसका जनरली क्या करते हैं आंसर? 10 के पावर -12 माइक्रो फैराड दे देते हैं। यहाँ ऑप्शन भी देना है, देखना है कि माइक्रो फैराड है, फैराड नहीं है, माइक्रो फैराड है। तो माइक्रो फैराड में 10 के पावर -12 नहीं होगा। वो कैसे नहीं होगा देखते हैं। क्या होगा? 1 पिको फैराड बराबर होता है, 1 पिको फैराड बराबर होता है 10 के पावर -12 फैराड, ना कि माइक्रो फैराड, ठीक है ना। तो इसको 10 के पावर -12 फैराड को हमको माइक्रो फैराड में कन्वर्ट करना है। तो अब देखते हैं, चूंकि 1 फैराड बराबर होता है 10 के पावर 6 माइक्रो फैराड, ठीक है ना। 1 फैराड बराबर होता है 10 के पावर -6 माइक्रो फैराड। अब कन्वर्ट कितना करना है? 10 के पावर -12 फैराड बराबर। तो इसीलिए 10 के पावर -12 फैराड बराबर क्या हो जाएगा? 10 के पावर -12 गुने 10 के पावर 6 माइक्रो फैराड। चूँकि 1 बराबर इतना, तो इतना बराबर इतना गुने इतना, तो क्या होता है? गुना में पावर जुटता है, तो -12 +6 माइक्रो फैराड। तो कितना हो जाएगा? 10 के पावर -12 +6 कितना हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, लेकिन चिन्ह बड़ी अंकों वाली घट जाएगा। 12 में से 6 गया 6 और यहाँ 6 माइक्रो फैराड हो जाएगा, ठीक है ना। यानी 10 के पावर -12 फैराड बराबर कितना हो जाएगा? 10 के पावर -6 माइक्रो फैराड। और 1 पिको फैराड बराबर कितना होता है? 10 के पावर -12 फैराड। और 10 के पावर -12 फैराड बराबर कितना होता है? 10 के पावर -6 माइक्रो फैराड। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बी सी में क्या कहा है? यहाँ पे 10 के पावर -6 माइक्रो फैराड है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दुर्घटना का मुख्य कारण क्या हो सकता है? दुर्घटना का कई कारण है, जिसमें लेक्चर नंबर 3 में 3 या 2 में हम बताए हुए हैं कि अज्ञानता के कारणवश हो सकता है, अस्वस्थता के कारणवश हो सकता है, स्वच्छता के कमी के कारणवश हो सकता है, लाइट की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारणवश हो सकता है। इस तरह के कई कारण हैं। नशे में आने के कारणवश हो सकता है, बहुत सारे कारण थे, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं, और रुचि, काम में रुचि न हो और फिर भी हम काम किए जा रहे हैं, तो ये भी दुर्घटना का कारण हो सकता है। नेक्स्ट अज्ञानता, जब नॉलेज में नहीं है और उपकरण पे वर्क करने चलेंगे तो भी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। अस्वास्थ्य, स्वास्थ्य में कमजोरी, थकान है और उस समय
समय वर्क करने के लिए जा रहे हैं तो हो सकता है चक्कर खा के मशीन पे गिर सकते हैं, तो इससे भी दुर्घटना का कारण हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा सही आंसर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवेश की इकाई क्या है, वोल्ट, कूलम्ब, एम्पियर, हर्ट्ज। आवेश की इकाई कूलम्ब होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस धारा पर अत्यधिक दर्दनाक विद्युत झटका लगता है। ऑप्शन में जितना हायर वैल्यू होगा एम्पियर में वही होगा, ठीक है ना। 25 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर, इससे ज़्यादा ये है तो ये होगा 50 मिली एम्पियर, और 2 मिली एम्पियर में कंपेयर करेंगे तो 2 से ज़्यादा 50 है, 50 होगा इसके कंपेयर में। अब इससे कंपेयर करेंगे 50 मिली एम्पियर है और ये कितना है, 1.5 एम्पियर है। बड़ा कौन सा वैल्यू हो गया, 1.5 एम्पियर, तो 1.5 एम्पियर पे ज़्यादा दर्दनाक विद्युत झटका मारेगा, ठीक है ना। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का है, ठीक है ना। इम्प्लॉयबिलिटी स्किल में सिलेबस है थोड़ा सा इंग्लिश ग्रामर और कुछ बेसिक कंप्यूटर, ठीक है ना। तो उसमें इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड रहता है। तो इसमें क्या है, वी नीड टू रीड एंड टाइप इन इंग्लिश व्हेन वी रीड ए न्यूज़ पेपर। कहने का मतलब जब हम लोग न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं और टाइप करते हैं इंग्लिश में। ऐसा क्या होता है, न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद हम टाइप करते हैं, ऐसा तो नहीं है। फैक्ट्री में काम करते वक्त, वर्क इन फैक्ट्री, फैक्ट्री में काम करेंगे और उसके बाद इंग्लिश में टाइप करना चालू करेंगे, ऐसा तो है भी नहीं। क्लीन मशीन, मशीन की सफाई में क्या हम टाइप करेंगे, बिल्कुल नहीं। तो ये ऑप्शन होगा। टिकट बुकिंग फॉर ट्रेन्स या मूवीज, ट्रेन के लिए अगर टिकट बुकिंग करेंगे तो पहले क्या करेंगे, पढ़ेंगे और उसके बाद टाइप करेंगे कि कहाँ से कहाँ तक हमको टिकट लेना है, वो पढ़ेंगे और उसके बाद टाइप करना चालू करेंगे, वो भी इंग्लिश में, ठीक है ना। या मूवीज को, जो भी पिक्चर पैलेस है, मल्टीप्लेक्स, जो भी जहाँ भी मूवी के लिए अगर टिकट बुकिंग करना है तो उसके लिए भी पहले रीड करते हैं कि कौन सा शो में टिकट अवेलेबल है और उसके बाद इंग्लिश में टाइप करना चालू करते हैं, किसके लिए, बुकिंग करने के लिए, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सबसे कठोर श्रेणी की पेंसिल कौन सी होती है, सबसे कठोर। हाँ, तो इसमें आप कहेंगे कि ये तो ड्राइंग का क्वेश्चन आ गया, तो जी हाँ, ड्राइंग भी पढ़ना जरूरी है। फर्स्ट ईयर जो भी है सिर्फ ट्रेड थ्योरी पे ही ना ध्यान दे, ड्राइंग भी जरूरी है, क्योंकि ये 6 क्वेश्चन ड्राइंग का होता है 12 नंबर का, और 6 क्वेश्चन WCS का होता है 12 नंबर का, ठीक है ना। तो ये भी पढ़ना जरूरी है, तो साथ में ये भी पढ़े। और हम कोशिश करेंगे कि ड्राइंग का भी हम कुछ लेक्चर देंगे और WCS का भी लेक्चर अपलोड करेंगे हम अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है ना। तो अब देखते हैं इसमें क्या है। फिलहाल अभी देख लीजिए सबसे कठोर श्रेणी की पेंसिल कौन सी होती है। तो सबसे कठोर, तो सबसे कितने प्रकार का होता है पेंसिल, पेंसिल 7B से लेके 9H तक का होता है, यानी 7B, 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B, HB, H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H और 9H, इतने प्रकार की पेंसिल होती है, ठीक है ना। तो उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया, जिसमें हम अभी देख रहे हैं सबसे कठोर श्रेणी के पेंसिल। तो सबसे नर्म पेंसिल होती है 7B और सबसे कठोर पेंसिल होती है 9H, ठीक है ना। और हम लोग बचपन से ज़्यादातर कौन सा पेंसिल इस्तेमाल करते आए हैं, HB, हार्ड बॉन्ड, ठीक है ना। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, सबसे कठोर श्रेणी की पेंसिल, तो सबसे कठोर श्रेणी की पेंसिल हो जाएगी 9H, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन है इंजीनियरिंग ड्राइंग से, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन है इंजीनियरिंग ड्राइंग से, ठीक है ना। अब देखते हैं T² में T3 का साइज क्या होता है। T² पहले समझ लिए, T² इस तरह का होता है, इस तरह का होता है, ठीक ना। ड्राइंग इक्विपमेंट। अब इसमें देखते हैं इसका साइज पूछ रहा है। T3 इसका जो मापांक होता है, इसका माप होता है, T आकार का है ना, इसलिए इसका T² नाम में दिया गया है। तो T इसमें देख लेते हैं, T नोट एक स्क्वायर होता है, T²। T नोट का होता है साइज 1500 mm, ठीक है ना। T1 का साइज होता है 1000 mm, ठीक है। T2 का साइज होता है 700 mm,
ठीक है। T3 का साइज होता है 500 mm। तो इसमें T3 का साइज पूछ रहा है, तो T3 का क्या है, कहाँ है, 500 mm है, तो ये रहा T3 का 500, 1500, T0 का 1000, T1 का और T3 का ये हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये फिर WCS का क्वेश्चन हो गया, WCS का, इसलिए क्वेश्चन से अवगत करा रहे हैं कि क्वेश्चन WCS कितना इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन दिखने से आप लोगों को अंदाज लग रहा होगा, ठीक है ना। 120 डिग्री सेल्सियस है, डिग्री फ़ारेनहाइट, श्योर है कि कितना गलती भी करेंगे, और जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल गलती नहीं करेंगे, उनको तो जवाब मिल गया होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन देखते हैं, इसका देखते हैं, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट बदलने के लिए फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है डिग्री सेल्सियस अपन 100 इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपन 180 होता है, ठीक है ना। इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 पंचे 10, यहाँ 5 हो जाएगा, और इधर 2 नंबर 18, इधर डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपन 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें मान बैठा देंगे, डिग्री सेल्सियस का कितना है, 120 डिग्री है, तो 120 दे देंगे, अपन में 5 हो जाएगा, इधर डिग्री फ़ारेनहाइट है माइनस 32 है, अपन में 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये दोनों को कैंसिल करेंगे, 5 और 120 को, तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, और इधर 2 5 चौक 20 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपन 9, इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, और इधर 24 नंबर कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 9 दूना 18, 19 20 21, इतना हो जाएगा। तो इसीलिए डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना हो जाएगा, 216 प्लस 32, इधर माइनस में इधर प्लस में चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 7 8 3 1 4, और इधर 2, यानी डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना हो जाएगा, 248 डिग्री सेल्सियस। ये काटने के बाद ये आया, ये दोनों आपस में काटे तो ये आ गया, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन देख लेते, 248 डिग्री सेल्सियस कहाँ पे है, यहाँ पे, ये 248 है, ठीक है। और इसी के साथ ये चैप्टर हम खत्म कर रहे हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है टूल्स, हैंड टूल्स के बारे में आते हैं, डिस्कस करते हैं। धन्यवाद।